Morning. So we were on the different terms that we were using in the different transactions. Actually, मैंने आपसे कहा था that I'll be sharing some questions that you were supposed to solve. Those questions I'll be sharing today because there were some technical difficulties because of which I could not finish it. So today I'll be sharing those questions that you have to solve, in which you have to identify the accounts, identify their types, identify the rules, and decide what to be debited and what to be credited. What we finished discussing on the other day was the concept of depreciation, wherein we understood that depreciation is basically a reduction in the value of assets. आप जो कोई भी assets business में use कर रहे हो, उन assets पे जो खर्च आपने किया है, that is considered as capital expenditure. So the proportionate amount of that particular capital expenditure that should be considered as the expense for the year, that is considered in the form of depreciation. जितना आपको लगता है on an estimated basis कि आपने इतना इस साल के लिए उस asset को use किया, कंसिडरिंग दैट आप अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो. अब ये डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, उसका चार्ज कैसे होगा, अकाउंटिंग कैसे होगा, दोज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एट द लैटर पॉइंट इन आवर रेगुलर लेक्चर्स, नॉट इन द बेसिक लेक्चर्स. द नेक्स्ट थिंग दैट आई टॉक्ड अबाउट वाज बैड डेट्स. दैट इज द अमाउंट दैट वाज रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर्स, बट आफ्टर यूजिंग द वेरियस मेथड्स कस्टमर ने वो पैसा देने से इनकार कर दिया, एंड नाउ दैट अमाउंट हैज बिकम इररिकवरेबल. सो an amount that is receivable but which has become irrecoverable from the customer, that is what we call as a bad debts. Bad debt is an operating loss for the business. क्यों? क्योंकि bad debts occur in the ordinary course of business. आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे गुड्स बेच रहे हो, और क्योंकि उसी पीरियड में वो अमाउंट जो रिसीवेबल थी वो इररिकवरेबल बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ऑपरेटिंग लॉस फॉर द बिजनेस. इज इट पॉइंट राइट? आई थिंक वी हैड रिटन अप टिल दिस, राइट? बैड डेट्स. द नेक्स्ट थिंग दैट इज प्रोविजन. देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट. अब तक के हमने जो डिस्कस किया हुआ है, दोज आर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. हमने पीरियोडिसिटी कंसेप्ट डिस्कस किया था. गोइंग कंसर्न में कहा था दैट द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग एंड अनसर्टन पीरियड ऑफ टाइम. उसी तरह से पीरियोडिसिटी, द गोइंग कंसर्न पीरियड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीरियड्स एट रेगुलर इंटरवल. क्यों? हमें प्रॉफिट लॉस कंपेयर करना है फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, इसीलिए हम लोग उस गोइंग कंसर्न पीरियड को डिवाइड करते हैं. द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ, इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर रेगुलर लेक्चर्स, द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी. व्हाट इज बिजनेस एंटिटी? ओनर एंड हिज बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस. जब कभी भी आप किसी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो तो उस बिजनेस की अकाउंटिंग करते समय उस बिजनेस का ओनर अपने ही बिजनेस के लिए एक्सटर्नल पार्टी माना जाता है. तो इसीलिए अगर वो ओनर बिजनेस में पैसा ला रहा है, यू गिव द अकाउंटिंग इफेक्ट सेपरेटली.
उसे हम लोग लाइबिलिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब कभी भी बिजनेस बंद होगा उस समय पे ये पैसा वापस करना होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये किस वजह से? एज पर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आपके नॉर्मल अकाउंटिंग एस्पेक्ट, सॉरी नॉर्मल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो बिजनेस और ओनर एक ही बात होती है। एकत्वम एंड मनीष तरडेजा वन एंड द सेम थिंग, एकत्वम एंड अभिषेक जावरे वन एंड द सेम थिंग। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वी फैकल्टी एंड एकत्वम इज वन एंड द सेम थिंग, but legally it is not the case, or even for that matter, even though legally it is the case, for accounting purpose these are treated separately. For accounting purpose Ekatvam Academy is a separate entity. Manish Tardeja, Abhishek Zavre, Rishabh Jain, Darshan Khare, these all are the separate persons for accounting purpose. Why? Because of the business entity concept. All right. So the next thing in that is, the next concept that we have to talk about is the conservatism principle. What is conservatism? Conservatism basically says that in a business, if you are anticipating, हुआ नहीं है, but you are anticipating any kind of expense or loss, you should recognize, you should record that immediately. अब तक के आपके बिजनेस में किसी भी तरह का नुकसान हुआ नहीं है, पर आपको लगता है, you feel like that you are going to incur a particular amount of expense or an expected loss is going to happen. In that case, आप उस लॉस को, आप उस खर्च को इमीडिएटली अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, रिकॉग्नाइज कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर खर्च हो सकता है, एक पर्टिकुलर नुकसान हो सकता है, तो बाद में आपके पास वो खर्च करने के लिए, वो नुकसान की भरपाई करने के लिए पैसा रहेगा या नहीं पता नहीं। आज है ना, तो आज ही उसके लिए आप प्रोविजन कर लो। ये तो ऐसे हुआ कि आगे बारिश आने वाली है, और बारिश आने वाली हो तो हम लोग रेनकोट लेके घूमते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि बारिश आएगी तो रेनकोट खरीदेंगे। It is expected to rain, so we carry the raincoat. पूरा दिन अगर बारिश नहीं हुई, यार मैंने तो जबरदस्ती रेनकोट कैरी किया, आ जाती तो। So we are not worried about whether the loss is going to happen or not. We are not concerned about whether that expense will be incurred or not. But we are expecting a loss, an expense to occur or not. And for that purpose, we create what? The provision in our books of accounts. At the same time, the same conservatism principle says, if you are anticipating any income or gain, you should ignore it. Understand and observe the case. अगर मुझे लगता है कि मेरे बिजनेस में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, I won't record that profit into my books of accounts. मान लो मेरी कंपनी के ऊपर किसी दूसरे एंटिटी ने एक केस कर दिया कोर्ट में, राइट? अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर हियरिंग चल रही थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आर कोर्ट ऑफ लॉज, यू नो, एवरीवेयर कोर्ट ऑफ लॉज वर्क लाइक दैट ओनली। तो अब तारीख चल रही है, हियरिंग चल रही है, और एक पर्टिकुलर हियरिंग के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, इस पर्टिकुलर केस के अगेंस्ट अपने को कम से कम 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब तक के रिजल्ट नहीं आया, फाइनल हियरिंग नहीं हुई है, पर अब लगने लगा है कि उस पर्टिकुलर केस के अगेंस्ट हम लोग का लॉस होने वाला है, एंड दैट लॉस इज गोइंग टू बी 25
lakh rupees. Now because we are anticipating that loss, logically हमने क्या करना चाहिए? We should create the provision for that particular loss. उतने अमाउंट से हम हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कम कर देंगे और उतना पैसा हम लोग अलग कर देंगे. सो प्रोविजन इज व्हाट? एन अमाउंट that is kept aside for an anticipated expense or loss. वापस कह रहा हूं, लॉस हुआ नहीं है, होने की संभावना है और उसके लिए हमने ये पैसा अलग उठा के रखा है, हमारा प्रॉफिट कम कर दिया और उतना अमाउंट हमने साइड कर दिया. कल को अगर सर वो केस अगर हम लोग जीत गए तो 25 लाख रुपए रिवर्स कर देंगे. मतलब क्या हुआ? हमने रेनकोट रखा हुआ है, बारिश नहीं होगी तो रेनकोट पड़ा ही है ना, क्या ही दिक्कत है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यही कंजर्वेटिज्म कहता है कि आप एंटिसिपेटेड इनकम को रिकॉर्ड मत करो, लॉसेस को रिकॉग्नाइज करो पर इनकम को रिकॉर्ड मत करो. का मतलब क्या हुआ? अगर सपोज मुझे लगता है जो केस चल रहा है अपन 50 लाख रुपए मिलने वाले अपने को, अपन केस जीतने वाले, ऐसी आशंकाएं आ गई, मैं क्या करूंगा? 50 लाख रुपए क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरी इनकम, आई डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट टू द ओनर्स. कल को अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो, अगर वो केस हम लोग हार गए तो, मैंने तो प्रॉफिट ऑलरेडी सब ओनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. विल आई बी गोइंग बैक टू द ओनर? अरे यार पैसा वापस दे दो, वो गलती से हो गया था. I cannot do something like that. And that's the reason the anticipated expense or losses to be recognized, but anticipated incomes or gains to be ignored as per conservatism concept. और provisions किसकी वजह से बनाते हैं हम लोग? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से. और कौन से प्रोविजन बना सकते हैं? हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे, बराबर, तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कस्टमर से पैसे आने बाकी है, हमको लगता है पैसा वसूल होगा, बट देयर विल बी सम काइंड ऑफ कस्टमर्स जो खुराफाती निकलेंगे, उनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा. कौन से कस्टमर से पता नहीं, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस आई एक्सपेक्ट दैट सम ऑफ द कस्टमर्स विल डिफॉल्ट. और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम एंटिसिपेटिंग और नॉट, एंड इफ आई एम एंटिसिपेटिंग अ लॉस अगेंस्ट द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर्स, फॉर दैट पर्पस वी क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ऑलराइट, सो प्रोविजंस हम किस वजह से बनाते हैं? क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस में लॉस हो सकते हैं, और इसके लिए एक प्रिंसिपल कंसेप्ट बनाया गया. कौन सा? कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस में किसी भी तरह के लॉसेस या एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, हुए नहीं है, हो सकते हैं, तो उन एंटिसिपेटेड लॉसेस, उन एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस के लिए आप इमीडिएटली अपने बिजनेस में प्रोविजन बना दीजिए. पर अगर आप किसी भी तरह के एंटिसिपेटेड इनकम की बात कर रहे हो जो अब तक के हुए नहीं हैं पर हो सकते हैं, तो उसे आप इग्नोर करके चलो. इसका सिंपल से एग्जांपल बताता हूं. मेरा कोई दोस्त था, उसको मैंने एक 50,000 रुपये उधार दे रखे थे. अब उसने मेरे को फोन किया, भाई अगले हफ्ते में तेरा 50,000 रुपये दे दूंगा मैं. राइट, जैसे मुझे पता चला कि अगले हफ्ते में उससे 50,000 रुपये आने वाला है, मैं इधर मार्केट चला गया, मार्केट में फुल खर्चा करके आया, अलग अलग जगहों पे जाके, नहीं अगले हफ्ते आने वाला अपने को, तेरे को दे देगा मैं पैसा. एंड नाउ अगले हफ्ते में वो 50,000 आया ही नहीं. कैन क्रिएट द प्रॉब्लम और नॉट? So you should not recognize the anticipated incomes. हेरा फेरी देखी तुम लोगों ने? हेरा फेरी में जैसे बाबू भाई को मालूम पड़ता है
कि अपने को एक 10 लाख रुपया मिलने वाला है या 20 लाख रुपया मिलने वाला है, जो भी अमाउंट थी, बाबू भाई ने इमीडिएटली क्या किया, वो सब मीटिंग बुलाया सबको कि तू तेरा पैसा कल लेके जाना, तू मैं तेरे पास दारू लेने के लिए नहीं आएगा, तू उधर टैंक बनाना, मैं डायरेक्ट नल में से दारू पिएगा जब मन करेगा. व्हाट इज दैट? रिकग्निशन ऑफ एंटिसिपेटेड इनकम. Babu boy was in serious problem after that or not, right? So which means what? Anticipated income कभी भी recognize नहीं करना चाहिए, पर anticipated expenses, losses को हमेशा record करते हुए आगे बढ़ना चाहिए. Is it right? You write down provisions. As per the conservatism principle, as per the conservatism principle, every business is expected to record all the anticipated expenses or losses comma, whereas if there is any anticipation of incomes to be earned, it should be completely ignored. It should be completely ignored. Next point. According to this, one should recognize the expected losses which are expected to be paid or incurred in the future period. Which are expected to be paid or incurred in the future period. Next point. Therefore, we record the provisions for the doubtful debts
or the provisions against any contingent event. Any contingent event. Next point. A contingent event means something that is dependent on the happening or non-happening of an activity. जैसा मैं आपको कोर्ट केस का एग्जाम्पल बता रहा था, अब कोर्ट केस का जजमेंट हैज टू बी गिवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. क्या मुझे वो 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे या नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? कोर्ट के जजमेंट पर. तो कोर्ट का जजमेंट बिकम्स कॉन्टिंजेंट इवेंट, और उस कॉन्टिंजेंट इवेंट की वजह से अगर मुझे पैसा देना पड़ सकता है तो इट बिकम्स माई एंटीसिपेटेड एक्सपेक्टेड लॉस और नॉट, एंड देयरफॉर I will not recognize it unless and until I feel like I'll be required to pay it. और जिस पॉइंट पे मुझे लगता है ये मुझे पे करना पड़ सकता है, I will create provision for that anticipated expense or that contingent event. Am I clear? प्रोविजन का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको कि हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर एंटीसिपेटेड एक्सपेंस क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत है? क्योंकि हमें कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को फॉलो करना है. इज द पॉइंट राइट? अच्छा, एक लाइन छोड़ के बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी लिख ही लो. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. As per this concept, the owner and his business, the owner and his business are treated as separate entities. Are treated as separate entities for accounting purpose. For accounting purpose. Next point. Accordingly, an amount brought in by the owner towards the business capital is considered as the liability for the business
Next line. When the owner withdraws the money from the business, or uses the business funds for his personal purpose, comma, that is considered as drawings, which are reduced, from the capital of the business. Is the point right? तो जब वो पैसा ला रहा है तो उसे आप कैपिटल ट्रीट करते हो, बट वी कंसिडर दैट एज अ लाइबिलिटी. क्यों? क्योंकि ये पैसा हमें उस ओनर को, उस प्रोप्राइटर को वापस देना पड़ेगा. वेयरएज अगर वो पैसा ले जा रहा है तो उतने से आपकी लाइबिलिटी कम होनी चाहिए या नहीं? दैट्स व्हाई द अमाउंट विड्रॉन इज कंसिडर्ड एज अ ड्रॉइंग्स एंड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कैपिटल. इज द कंसेप्ट राइट फॉर एवरीवन? Now, the next one, that is accrued concept. In fact, there is another concept of accounting called as accrual concept. Accrual concept कहता है कि अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट पैसा रिकवर करने का, रिसीव करने का हक बनता है या पैसा पे करने की लाइबिलिटी बनती है, तो आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दो अभी के अभी. यू शुड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन राइट टू रिसीव और ऑब्लिगेशन टू पे. अगर आपने कोई खर्च किया है, चाहे आप उस खर्च को इमीडिएटली पे कर रहे हो या नहीं, यू शुड रिकॉग्नाइज दैट एज अ लाइबिलिटी और यू शुड रिकॉग्नाइज दैट एज एन एक्सपेंस. अंडरस्टैंड? आई एम सपोज टू गेट अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर सम वर्क. मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात की. वो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने मेरे को एक कोटेशन दिया. मैंने उस कोटेशन को एग्री किया. नो, व्हेन आई हैव अग्रीड टू द कोटेशन, आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे. मेरा अभी तक के किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं है. पर वो बंदा कहता है मेरे को कम से कम 30% एडवांस लगेगा, 50% एडवांस लगेगा. मान लो 50,000 रुपए में सॉफ्टवेयर डेवलप होने वाला है, उसमें से 25,000 रुपए मेरे को एडवांस देना है. उस 25,000 के अगेंस्ट मुझे किसी भी तरह का बेनिफिट मिला क्या? नहीं. उस 25,000 के अगेंस्ट आई एम नॉट सपोज टू गेट एनीथिंग इमीडिएटली. दैट विल कम एट अ लेटर डेट. सो at the time I am making that payment, it is not considered as my expense, because that expense has not accrued to my business yet. I have not yet received the benefit, and therefore it is not yet my expense. So we treat that particular account separately. We do not debit that amount to the expense account. मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपेंस में उसको डेबिट नहीं किया. क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो खर्च है ही नहीं. पहली बात. अब सपोज उसने पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, मुझे पूरे डिलीवरेबल्स जो भी थे वो दे दिए. सॉफ्टवेयर का जो बेसिक कोड होता है वो, सॉफ्टवेयर का एक्सेस पूरा दे दिया, कंट्रोल सारा मेरे पास आ गया.
Now that software becomes mine. I have not yet paid the remaining 25,000. But the moment he delivers the software to me, I am obliged to pay the whole 50,000 or not? मैंने 25 पहले पे कर दिया, बट मेरा ऑब्लिगेशन कब अराइज हुआ? जिस पॉइंट पे मुझे सॉफ्टवेयर सप्लाई हुआ, उस पॉइंट पे इट बिकम्स माय ऑब्लिगेशन और नॉट? And therefore that 50,000 which I am supposed to pay against that software will be considered as my expense at the point the software is delivered to me. किसी एम्प्लॉई को मैंने कहा तुम्हारा मंथली सैलरी मैं 10 तारीख को दूंगा, अगले महीने की। मंथ कंप्लीट हुआ तो आई एम ऑब्लाइज टू पे द मनी अगेंस्ट दैट और नॉट? And that's why it is considered that you are supposed to recognize that as an expense the moment month gets over. अगर February का month complete हो गया तो February का salary becomes due on the 28th or 29th itself. मैं 10 मार्च को दूंगा, that's a different thing. मेरे लिए वो expense कौन से month का हुआ? February के लिए ही हुआ. Are you able to understand this point? So this is what is obligation to pay. What is right to receive? अगर suppose मैं as a chartered accountant practice कर रहा हूं, मैंने किसी client के लिए audit conduct किया, the moment I complete the audit, I am having the right to receive the money or not? वो बात अलग है कि मेरा client वो पैसा अगले साल देने वाला है, but I had the right to receive the moment I complete the audit work or not. So I should recognize that as income the moment I complete my audit process. Are you able to understand this? The moment I prepare my audit report, I sign that audit report, immediately I should be recognizing that as my income. As per what? As per the accrual concept. The accounting for the outstanding and prepaid expense is done using what? The accrual only. Outstanding means what? An expense which is incurred, an expense which you are obliged to pay, but you have not yet paid the same. That is why it is called as outstanding. And what is prepaid? The amount that you have paid in advance, against which the benefit is expected to come in future. And that's why it is called as prepaid expense. The accounting for outstanding and prepaid expense is done as per the accrual and matching principle. Is it point right? Write down the accrual concept. It requires that we should record the anticipated expenses, accrual. We should record the transactions based on the right to receive or obligation to pay. Right to receive or obligation to pay. Next point. Once a person receives the benefit, the obligation to pay arises
once the person receives the benefit, the obligation to pay arises. Or when the goods or services are supplied, the right to receive arises. The right to receive arises, comma, even though the actual receipt or payment may take place at a different date. Next point. The recognition of outstanding and prepaid expenses is done as per the accrual and matching concept only. As per the accrual and matching concept only. Next point. Outstanding expenses means the expenses accrued oblique due, but not yet paid. Next line. Prepaid expenses means amounts paid in advance against which the benefit will be derived in future. Are the concepts clear for everyone? तो यहां पे हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजी के कंसेप्ट्स खत्म हो गए. हमने डेबिट क्रेडिट सीख लिया, हमको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मालूम पड़ गए. Now what we can do in our next session, that is tomorrow, is the concepts related to journal entry and the ledger posting. जो तेरा डाउट था ना कि डेबिट में क्रेडिट, क्रेडिट में डेबिट, कंफ्यूजन हुआ था, that thing will be clarifying. जर्नल एंट्री कैसे लिखी जाती है और उस जर्नल एंट्री को लिखने के बाद लेजर में उसे कैसे पोस्ट किया जाता है. These are the two things that we are going to talk about. So tomorrow's session is the most important session, क्योंकि वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होने वाली है. All right? So we'll meet tomorrow again at 7:15. That's it. Thank you.